तो 22 के महासमर की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी 2017 के विधानसभा चुनाव में जब वो अखिलेश से अलग हुए थे, लेकिन अब जब गठबंधन में साथ आए हैं तो समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी कि साइकिल चुनाव चिन्ह ही उनका होगा और उनकी जो परंपरागत जो सीट है जसवंत नगर, इटावा की जसवंत नगर सीट से ही वो प्रत्याशी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। जसवंत नगर से शिवपाल यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ जब से वापसी हुई है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, उसके बाद से अब इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि जसवंत नगर से शिवपाल यादव एसपी के ही सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव और जसवंत नगर से छठी बार वो प्रत्याशी होंगे और लगातार वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि 2017 में जब भतीजे अखिलेश यादव के साथ उनकी अनबन हुई, प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया, उनके विभाग छीने गए थे, मंत्रालय उनका छीन लिया गया था और उसके बाद जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई, उसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो अपने ही चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे। चाबी उनकी पार्टी का सिंबल है, लेकिन अब वो साइकिल चुनाव चिन्ह से ही प्रत्याशी होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अविनाश, आपके पास आऊंगा। शिवपाल यादव एक बार फिर से जसवंत नगर सीट से ही प्रत्याशी हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है कि जो चुनाव चिन्ह है वो उनकी पुरानी पार्टी का यानी कि समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर लड़ेंगे? देखिए, जहां तक सवाल सीट को लेकर है तो जो जसवंत नगर सीट है वो शिवपाल यादव की परंपरागत सीट रही है और वहीं से वो विधायक हैं, लगातार वहां से पिछले कई बार से वो जीतते आए हैं। जहां तक सवाल सिंबल का है तो इसको थोड़ा सा समझना अभी मुश्किल होगा। हालांकि ये दावा किया जा रहा है प्रसपा की तरफ से कि जो प्रसपा का चुनाव चिन्ह था उसको जब्त कर लिया गया है, इस वजह से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर बयान आना बाकी है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि अब शिवपाल यादव ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है समाजवादी पार्टी के सामने, क्योंकि इससे पहले खबर ये भी आई थी कि कुछ सीटों को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में बीच का रास्ता नहीं निकल पाया था, जिसकी वजह से शिवपाल यादव नाराज चल रहे थे। क्योंकि देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पहले जब सीट बंटवारे को लेकर खबर आई थी सपा गठबंधन की, तो उस वक्त कहा गया था कि प्रसपा को समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। लेकिन बाद में देखा जाए तो अभी तक अगर हम शिवपाल यादव और उनके बेटे की बात करें तो अभी समाजवादी पार्टी ने टिकट बंटवारे को लेकर बहुत साफ तस्वीर नहीं पेश की है और ना ही अभी तक सीट बंटवारे को लेकर खुलकर कुछ बोला गया है। तो इस चीज़ को लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अभी तक सीटों पर बात नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से शिवपाल यादव नाराज हैं। हालांकि शिवपाल यादव ने खुलकर बोला है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वो चुनाव प्रचार करेंगे, भाजपा को हराने के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन जसवंत नगर से अब यह तय हो गया है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर अविनाश, सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह हो जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, अब शिवपाल सिंह यादव भी अपनी सेफ सीट से ही चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल करहल का है, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे वो समाजवादी पार्टी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। 1 लाख से ज़्यादा वहां पर यादव वोटर हैं और पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव कभी नहीं हारी है। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ज़रूर खड़े कर रही है कि अगर अखिलेश यादव को अपने ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर इतना ही भरोसा था तो उन्होंने सबसे सेफ सीट, सबसे सुरक्षित सीट क्यों चुनी। लेकिन देखिए, चाहे अखिलेश यादव हो या कोई भी नेता हो, वो अपने लिए अपना जो गृह जिला होता है या उसके लिए जो सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है वही चुनता है। हालांकि चूंकि चुनावी माहौल है, राजनीति है, तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी आरोप भले ही लगा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर नेता अपने लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश करता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अविनाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर, फिरोजाबाद और बरेली के डीएम हटाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर, फिरोजाबाद और बरेली के डीएम को हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है, कानपुर, फिरोजाबाद और बरेली के डीएम हटाए गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। नेहा शर्मा कानपुर की नई डीएम बनाई गई है। बड़ी जानकारी,
और सूर्यपाल गंगवार फिरोजाबाद के नए डीएम बनाए गए हैं। तो कौशांबी और फिरोजाबाद के एसपी भी हटाए गए हैं और कई जिलों के डीएम एसपी को हटाया गया है। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज किया है। अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी ने प्रचार अभियान की शुरुआत की है और इसकी कमान भी संभाली है और तीनों ने डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से समर्थन मांगा है। बिल्कुल, और इसी सिलसिले में आपको बताते चले कि कैराना से गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार का आगाज किया, तो अलीगढ़ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही प्रबुद्ध लोगों से संवाद किया। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर पहुंचे। तो चुनावी मैदान में बीजेपी के दिग्गज इस वक्त नजर आ रहे हैं। कैराना में अगर हम देखें तो अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंचे हैं। बिजनौर में भी आज बैठक हुई और उसमें खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में संवाद किया। तो पश्चिम के समीकरण को साधने के लिए बीजेपी मिशन मोड में है और खुद गृह मंत्री अमित शाह के हाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान है और ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आखिर बीजेपी किसान आंदोलन से उलट किस रणनीति पर काम कर रही है। और बिल्कुल, जब बीजेपी की रणनीति की बात होती है तो कैराना से अमित शाह ने प्रचार अभियान का आगाज किया। अब मसला साफ है कि पलायन एक बार फिर से चर्चा में है। ऐसे में कानून व्यवस्था और दूसरे कई मुद्दे हैं, उनको भी केंद्र में रखा गया है। मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है। आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया। अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश में किसी दुकान से, किसी व्यापारी से कोई वसूली नहीं कर सकता, गुंडाई नहीं कर सकता है। गुंडागर्दी समाप्त करने का काम किया हूं। पश्चिम, पलायन और पॉलिटिक्स। 22 के महासमर में बीजेपी की रणनीति साफ है। अपराध और माफिया राज बीजेपी के निशाने पर है। सख्त कानून व्यवस्था और पलायन के बाद घर वापसी करने वालों को बीजेपी ने केंद्र बनाया है। बीजेपी की तिकड़ी ने पश्चिमी यूपी से ही प्रचार का शंखनाद किया। ये वही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले, जहां कानून का राज नहीं बल्कि गुंडे, अपराधी और दंगाइयों का राज हुआ करता था, उपद्रवियों का राज हुआ करता था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। अराजकता चरम पर थी। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जाते थे। 22 के महासमर में पश्चिमी यूपी की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह संभाल रहे हैं। अमित शाह ने कैराना, शामली, बागपत और मेरठ में चुनावी कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर और गजरौला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। सीएम योगी भी पश्चिम यूपी के दौरे पर रहे। उन्होंने बुलंदशहर और अलीगढ़ में डोर टू डोर कैंपेन किया। जिस कैराना से चुनावी शंखनाद हुआ है, ये वही जगह है जहां पलायन के मुद्दे से बीजेपी ने 2017 के समीकरणों को बदल दिया था। अंतर आप देख सकते हैं, फर्क साफ है। हमारी सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। देवियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके और भाइयों बहनों 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का हमारा पहला निर्णय था। पश्चिमी यूपी किसान आंदोलन के बाद से ही बीजेपी के लिए एक चुनौती है। बीजेपी चुनौती को गठबंधन का गणित बिगाड़ने के तौर पर भी लेकर चल रही है। पश्चिम के फैक्टर को छोड़कर बात कैराना की जाए तो यहाँ गणित बीजेपी के लिए मुश्किल है। 2017 में बीजेपी से मृगांका तो समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन मैदान में थे। 2022 के लिए
मृगांका के सामने नाहिद हसन की बहन इकरा हसन हैं। बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। ऐसे में गठबंधन को सीधा फायदा होता दिख रहा है। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी पलायन के मुद्दे के भरोसे ही नहीं है। कानून व्यवस्था, ध्रुवीकरण, विकास, महिलाएं और किसान बीजेपी के लिए अहम फैक्टर हैं। कानून व्यवस्था पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए अहम फैक्टर है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी आक्रामक है। एसपी सरकार के गुंडा राज पर बीजेपी का फोकस है। पीएम मोदी भी कानून व्यवस्था को लेकर कई बार हमला बोल चुके हैं। 2017 से पहले और 2017 के बाद का फर्क बताया जा रहा है। मजबूत सरकार के तौर पर योगी सरकार संदेश दे रही है। वहीं ध्रुवीकरण भी बीजेपी के लिए अहम फैक्टर होगा। ध्रुवीकरण की राजनीति भी एक बड़ा मुद्दा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन की वजह धार्मिक ध्रुवीकरण ही है। पूरे यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है, लेकिन पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की तादाद 25% से ज्यादा हो जाती है। ध्रुवीकरण से बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में है। पश्चिमी यूपी का विकास बीजेपी की रणनीति का अहम केंद्र रहा है। जेवर एयरपोर्ट से लेकर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तक बीजेपी ने पूरा रोड मैप रखा हुआ है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी किस रणनीति को कैसे जमीन पर उतारेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। आपको बताते हैं आखिर कैराना की सियासत क्या है और क्यों कैराना चर्चाओं में है। दरअसल कैराना विधानसभा सीट पर हुकुम और हसन परिवार का कब्जा रहा है। कैराना सीट पर 7 बार हुकुम सिंह परिवार का कब्जा रहा है और मुनव्वर हसन 1991, 1993 में विधायक के तौर पर वहां जीते हैं। 2017 में बीजेपी ने कैराना में पलायन का मसला उठाया तो 2014 में हुकुम सिंह सांसद चुने गए और हसन परिवार के पास सीट। चलिए रुक करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनावी मैदान में है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य सिराथू सीट से ही बीजेपी के 2022 विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो सिराथू में चुनाव प्रचार के दौरान केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है संवाददाता मानवेंद्र प्रताप ने। सुनिए सर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं सिराथू विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए। सर, 2012 में आप चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2022 में क्या बदला इस 10 सालों में? यहाँ की जनता बताएगी उसको। सिराथू की जनता बताएगी कि क्या बदला है सिराथू में। लेकिन कमल खिल रहा है। कमल खिला 2012 में, उसके बाद खिला है और आगे भी खिला रहेगा। शीतला माँ के दर्शन करने के लिए गए थे आप, क्या कामना किया? 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में सिराथू सहित हम लोग जीतेंगे कौशाम्बी की तीनों सीट के साथ। हाँ, तो 300 से अधिक सीट जीतने की बात कही है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। और यहाँ पहुँचे थे वो, सबसे पहले उन्होंने माँ शीतला का दर्शन किया है और यहाँ पर अभी संगठन के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है। तो सिराथू से प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज डिप्टी सीएम पहली बार अपने गृह जनपद पहुँचे थे, अपने घर पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने एक बार फिर 2022 में कमल खिलने की बात कही है। कौशाम्बी से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो चुनाव अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में कैंपेन की कमान संभाली हुई है। लखनऊ में अटल चौक से अनुराग ठाकुर ने कैंपेन की शुरुआत की है। तो वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने यूपी सरकार के काम की तारीफ की और साथ ही अखिलेश पर भी निशाना साधा। आईटी सेक्टर में काम को लेकर अनुराग ठाकुर ने अखिलेश को निशाने पर लिया। हमने पिछले 5 वर्षों में ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार युवाओं को दिया रोजगार। और जहां एक और अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश जी के समय तो आईटी के सेक्टर का पलायन हो रहा था, क्योंकि उन लोगों ने अपनी, जो उनकी अखिलेश जी की सोच आईटी की है, इनकम फ्रॉम टेरर। अखिलेश जी के लिए आईटी है इनकम फ्रॉम टेरर।
और उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? नाहिद हसन, मुख्तार अंसारी और यूनुस खान। यही नहीं, अतीक अहमद से लेकर बाकी नाम गिने जाएं, ये इनके आईटी के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो बीजेपी जहां पश्चिम में चुनाव अभियान को धार दे रही है, तो गठबंधन का गणित भी बिगड़ा हुआ है। जिस जाट मुस्लिम फैक्टर को गठबंधन अपनी जीत का आधार मानकर चल रहा है, उसमें दरार पड़ती नजर आ रही है। दरअसल अखिलेश के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो सीटें मुश्किल बन गई हैं जो जाट बाहुल है, लेकिन जाट समुदाय को वहां टिकट नहीं मिला है। और ऐसे में अगर अखिलेश जाट समुदाय को साधते हैं तो मुस्लिम फैक्टर भी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। रिपोर्ट से समझिए कैसे। अखिलेश और जयंत के लिए जाट और मुस्लिम वोटर्स को साथ ला पाना मुश्किल हो रहा है। पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे के बाद से जाट समुदाय में गठबंधन को लेकर नाराजगी बताई जा रही है। हालांकि जाट महासभा की बैठक के बाद से दावा किया जा रहा है कि ये नाराजगी दूर हो गई। अब गठबंधन के लिए दोनों समुदाय काम करेंगे। दल मिले क्या दिल भी मिल गए हैं। मेरठ की सिवाल खास सीट को लेकर रालोद के भीतर उपजा असंतोष क्या वास्तव में थम गया है? हालांकि ऊपरी तौर पर जाट नेताओं ने कह दिया है कि अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वो आरएलडी के टिकट पर मेहनत से लड़ाएंगे। अखिलेश और जयंत ने यही सोचकर हाथ मिलाया था कि जाट मुस्लिम बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों वर्गों को साथ लाया जा सके। जाट और मुसलमान मिलकर जिस किसी पार्टी या गठबंधन के पक्ष में वोट कर दे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम से कम 2 दर्जन सीटों पर उसकी जीत निश्चित हो जाती है। लेकिन गठबंधन के टिकट बंटवारे की घोषणा के साथ ही जाट मुस्लिम एकता सवालों में आ गई। 10 मार्च ये फैसला कर देगा कि वास्तव में जाटों ने क्या मुस्लिम नुमाइंदगी को वहां अपनी सरपरस्ती स्वीकार कर ली है या फिर ये ऊपर का दबाव है, अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। गठबंधन जोड़ी पर आई मुश्किल की वजह वो टिकट हैं जो जाट बहुल सीटों पर भी मुस्लिम कैंडिडेट को मिले हैं। आरएलडी के अंदर से विरोध के सुर उठे हैं। सिवाल खास विधानसभा सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया है। जाट समुदाय में कैंडिडेट को लेकर नाराजगी बताई जा रही है। जाट महासभा ने चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी है। गठबंधन ने मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत को उतारा है। सरधना विधानसभा सीट से अतुल प्रधान, हस्तिनापुर सीट से पूर्व विधायक योगेश वर्मा को टिकट दिया गया है, जिनमें से एक भी कैंडिडेट जाट समुदाय से नहीं है। ऐसे में जाट समुदाय की नाराजगी गठबंधन को भारी पड़ सकती है। गठबंधन ने बीजेपी के ध्रुवीकरण की काट भी तलाशी है। मुजफ्फरनगर जिले की 6 में से एक भी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया। इसे बीजेपी की ध्रुवीकरण की संभावित रणनीति पर पानी फेरने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन एसपी का दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। अखिलेश अगर मेरठ में नाराज जाटों को खुश करने के चक्कर में कैंडिडेट बदलते हैं, तो मुजफ्फरनगर में अपने समुदाय का एक भी कैंडिडेट नहीं पाकर भी मुसलमान भी मुखर हो सकते हैं। ऐसे में अखिलेश और जयंत बिगड़ते इन हालातों पर कैसे काबू पाएंगे? कौन सा समुदाय गठबंधन से छिटक जाएगा? ये तो 22 का महासमर बताएगा। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दूसरे चरण की 55 में से 51 उम्मीदवारों की सूची शनिवार को जारी कर दी है। बीएसपी ने बेहट से रईस मलिक और नक्कुड़ से साहिल खान को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं सहारनपुर से अजब सिंह, सहारनपुर नगर से मनीष अरोड़ा, गंगोह से नोमान मसूद, देवबंद से चौधरी राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। और मायावती ने चुनाव में जीत का दावा भी किया है और साथ ही कार्यकर्ताओं से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को हर पोलिंग बूथ को जिताना है और बसपा को सत्ता में लाना है का नया नारा भी दिया है। आम चुनाव बिना किसी पार्टी व संगठन आदि से गठबंधन किए हुए यहाँ अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ब्रेक लेना लड़े हैं। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।